आपको एग्जाम देने से पहले पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस छोड़ देने हैं आपको, कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके जाना है आपको, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा जिससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इन सब का एक ही रास्ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मॉडल पेपर में। जैसे ये जो बताया जा रहा है आपको, ये सब के सब टॉपिक मॉडल पेपर के हैं और मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप अगर बिना इस टाइप के क्वेश्चंस लगाए जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देखिए यहाँ सारे टॉपिक को डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है और इस क्लास में आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ भी सब डायग्राम की सहायता से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी टॉपिक आप देख रहे हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, जैसे केमिस्ट्री में बार बार आने वाले क्वेश्चंस हैं कि क्या होता है जब सोडियम जल से क्रिया करता है। इस टाइप के आसान आसान क्वेश्चंस समझ में आ जाएं आपको तो आप जरूर एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक मिलेगा, ये केमिस्ट्री का हो या फिर संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण हो, ये सब अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको बताया गया है। या फिर फिजिक्स का कोई टॉपिक हो, जैसे फ्लेमिंग का नियम हो यहाँ पर, या फिर आपके दाहिने हाथ का नियम हो, या आपको ओम्स लॉ हो, यहाँ पर ओम्स लॉ को भी चित्र के माध्यम से यहाँ समझाने की पूरी कोशिश की गई है। तो अगर आप मॉडल पेपर करके जाते हैं तो आपकी स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ बिल्कुल अलग रहता है और आप बहुत अच्छा परसेंटेज ला पाते हैं। और अगर आपने मॉडल पेपर किया ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं कि कितने प्रश्न आते हैं परीक्षा में, कौन से चैप्टर से आते हैं, तब आप फिर क्वेश्चन पेपर में उलझ के रह जाएंगे। इसलिए आज की क्लास आप शुरू से लास्ट तक अटेंड करिए और देखिए कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है, कैसे आपको समझाया जा रहा है। आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी हो तो उसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्लास में बने रहें। आज हम लोग पिछले साल के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर मैं 2 बता रहा हूँ 2025 का, इसका कोड आपने थंबनेल पे देखा होगा। अब यहाँ से अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीछे का यानी मॉडल पेपर नंबर 1 भी दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग उस पेपर को भी जरूर सॉल्व कर लेना। और जितने ये सब नोट्स हैं ये सब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे से तैयारी करके ही एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठना। तो चलिए हम लोग फिर आज शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2। ये जो आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये मॉडल पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने टाइप करवा दिया हुआ है। तो हम लोग किसी भी प्रकार के टेंशन को और काम को थोड़ा सा दूर रखते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास, जिसमें हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास हो लेकिन लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग अटेंड कर लेंगे। एक मॉडल पेपर कर लेने से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और आपके परसेंटेज के ग्राफ में भी वृद्धि होगी, यानी परसेंटेज का ग्राफ भी आपका निश्चित तौर पे उठेगा, क्योंकि सभी पेपर लगभग एक जैसे होते हैं। आपको इससे टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया लग जाएगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका 3 घंटे में पेपर आप पूरा कर पाएंगे। यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरू करेंगे। पहले सेक्शन में आएगा फिजिक्स का क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के एक बड़े त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। यानी आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब भी किसी प्रिज्म पर प्रकाश किरणें आके गिरती हैं, ये देखिए जब भी किसी प्रिज्म पर प्रकाश की किरणें आके गिरती हैं तो इस प्रिज्म के द्वारा उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में तोड़ दिया जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में इसे विभाजित कर दिया जाता है। यहाँ जो सबसे अधिक विचलन है वो बच्चों, सबसे अधिक जो विचलन है वो हमें देखने को मिलता है सबसे नीचे वाले रंग के लिए, यानी वॉयलेट के लिए, यानी बैंगनी के लिए। तो बैंगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है और सबसे कम विचलन जो है वो आपको देखने को मिलेगा रेड कलर के लिए, यानी लाल रंग के लिए। यहाँ पर लाल रंग सबसे कम विचलित होता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। हमारा है सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होगा, तो
तो बैंगनी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है। तो ये तो हम लोग लगभग रोज ही देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आकाश, यानी जहाँ सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, वहाँ पर आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। तो रक्ताभ होगा, ये ऑप्शन बी गलत टाइप हुआ है। श्वेताम होगा नहीं, सफ़ेद कलर का होगा नहीं। नीलाम भी नहीं होगा, यानी यहाँ नीले रंग का नहीं होगा, और कृष्णाभ भी नहीं होगा, यानी काले रंग का भी नहीं होगा। वो होता है रक्ताभ, रक्ताभ यानी लाल रंग का होता है। अगले पेज पर आए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अवतल दर्पण के सामने सूर्योदय सूर्यास्त के समय हम लोग हमेशा ही देखते हैं रेड कलर का। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो क्या ही पूछना है। पूछ रहे हैं कि प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित कौन होता है। भाई आप जानते ही हो विग्योर के अकॉर्डिंग कि कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश की किरणें विचलित होती हैं वो सबसे, अगर नीचे से बात की जाए तो VIB GYOR विग्योर के अकॉर्डिंग होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम विचलित ऊपर वाला रेड और सबसे अधिक विचलित है ये वॉयलेट। फिर पूछ रहे हैं कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा होता है। ये भी कोई पूछने वाले क्वेश्चंस थे। यहाँ पे कह रहे अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग से पुनः गुजरती है। अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण ये होता है जिसका उभरा हुआ भाग तलई किया हुआ हो, और हम लोग अगर एक मुख्य अक्ष यहाँ से खींच लें तो हमें ये पता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें ध्रुव होता है, मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र भी होता है। और ये कह रहे हैं कि किस बिंदु से गुजरने वाला प्रकाश परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौटता है। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र C, इसका जवाब क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र C। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में, मतलब पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र होगा इसका वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र इसका सही जवाब। प्रकाशिक केंद्र बच्चों लेंस के बीच में होता है। जो लेंस है इसके मध्य में यहाँ प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। अगर मैंने प्रकाशिक केंद्र कई बार बोल दिया है तो यहाँ वक्रता केंद्र की बात हो रही है। वक्रता केंद्र इसका सही जवाब होगा, वक्रता केंद्र। ठीक, दो क्वेश्चन को अटेंड करते चलते हैं बिना बोर हुए। क्लास करना है आप लोगों को, थोड़ा सा मन लगा के रखना है, क्योंकि किसी काम को शुरू करना आसान है लेकिन अंत तक बने रहना, यानी उस काम को फाइनली एकदम कंप्लीट कर देना, अंजाम तक पहुंच देना मुश्किल होता है। तो शुरुआत तो हो चुकी है आपकी क्लास की, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अंत तक बने रह पाएंगे कि नहीं ये देखना है। किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? पहले तो ये सीधा कह रहे हैं, फिर छोटा भी कह रहे हैं और आभासी भी कह रहे हैं। तीनों स्थितियां एक साथ अवतल में मिलती हैं। ये देखिए, ये जो अवतल लेंस होता है, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर अगर हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब इसके इस तरफ ही मिलता है, छोटा मिलता है ना। अगर आपको रूल्स देखना है प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस के क्लास में 10th में, वहाँ बताया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये जो पहली लाइन खींचा हूँ ये आपकी वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग काम है भाई, अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सीधा प्रतिबिंब बनने की तो अवतल लेंस द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब आ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस में। एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई, यानी ये कहना चाहते हैं कि भाई विद्युत धारा जो है इसका मात्रक क्या है? इकाई यानी मात्रक। तो इसकी इकाई एम्पियर होती है। ठीक, वोल्ट आप लोगों को पता है, विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर।
ओम पता है आपको प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध। वाट आपको पता है शक्ति का मात्रक है या सामर्थ्य भी कह लो आप। तो एम्पियर हुआ विद्युत धारा का मात्रक। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उसका परिणामी प्रतिरोध प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में उनसे छूट गया होगा। तो ये जो परिणामी मिलेगा वो पहले वाले प्रतिरोध होंगे उसका कितना गुना होगा, ये कहना है इनका। तो भाई जब भी आप श्रेणी क्रम की बात करोगे, यहाँ पर कैसे जोड़ा जा रहा है श्रेणी क्रम में, तो जब आप श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो उसमें तो R1 R2 R3 सिंपल सा जुड़ जाते हैं, है ना। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हो जाता है। तो मान लो यहाँ R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, तीनों को अगर जोड़कर एक बड़ा प्रतिरोध बनाओगे तो कैसा बनेगा, 3R बनेगा, है कि नहीं। तो जो परिणामी प्रतिरोध आया वो कितना आया इसका, तो ये R है तो ये 3 गुना आ रहा है 3R, तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक, सब राजी खुशी मजे में। दांत दिखाते रहिए, पढ़ते रहिए। कोलगेट होगा घर पे, दांत नहीं दिखा पा रहे हैं आप तो कर लीजिए पहले, उसके बाद दांत दिखाइए। मजाक है, पचाते रहिए, सड़े हुए मजाक को भी सहते रहिए। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। सीधे धारावाही चालक, जब भी एक सीधी रेखा बनेगी तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तरीके से उत्पन्न होता है ना, इस तरीके से जो भी क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तरीके से। तो ये क्या होगा, इन सबका केंद्र इस चालक तार पे रहेगा और ये वृत्ताकार बनते जाएंगे। तो क्या ये सरल रेखीय हैं, नहीं। त्रिभुज की तरह बन रहे हैं, नहीं। चतुर्भुज है क्या, ये भी नहीं। वृत्ताकार है क्या, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शन में और देखते हैं कि केमिस्ट्री हमें समझ में आती है कि नहीं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई खाने के सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। अब आगे क्या है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो भाई ब्यूटेनॉन में ये क्रियात्मक समूह है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्रियात्मक समूह नहीं बता रहा हूँ कि क्या है, तो आप प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह के लिए इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें मॉडल पेपर 1 सॉल्व हुआ है। ठीक, उस मॉडल पेपर 1 पर आप जाओ, उसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को देखिए। उसमें से एक में मैंने प्रक्रियात्मक समूह को पूरा लिस्ट डाल के उसको अच्छे से समझाया गया है, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर इतना क्या परेशान होना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से क्वेश्चंस बना के वीडियो रिलीज कर दूंगा। एक एक कमेंट पे ध्यान रहता है हम लोगों का, तो कमेंट हम इग्नोर नहीं करते। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करेगी। तो भाई जो जिंक है, जो Zn है, वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ठीक। तो क्या करेगा, Zn आएगा तो किसको हटाएगा, हाइड्रोजन को ही तो हटाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ऑप्शन सी इसका सही है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको सक्रियता श्रेणी बताया गया है, जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सॉरी लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप देखेंगे तो उसमें सक्रियता श्रेणी ही बताया गया है, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर कुछ तत्व हैं और हाइड्रोजन के नीचे कुछ तत्व हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व अधिक अभिक्रियाशील हैं और नीचे वाले तत्व की क्रियाशीलता घटती जा रही है। तो जिसकी अधिक अभिक्रियाशीलता है वो उसको रिप्लेस करता है। तो Zn ऊपर आएगा सक्रियता श्रेणी में, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें मिल जाएगी आपको। शुद्ध जल का pH मान देखिए, शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। न तो ये अम्लीय होगा और न ही ये क्षारीय होगा। तो उदासीनता तो 7 से प्रदर्शित होती है,
0 से 14 तक होता है पीएच मान, और 0 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये अम्लीय गुण रहता है ना। यहाँ से 0 से 14, इधर क्या रहता है बढ़ने पे, अम्लीय गुण, अम्लीय, और इधर क्या होता है, क्षारीय। तो फिर बीचों बीच जो साथ आता है यहाँ क्या रहता है, उदासीन, उदासीन। तो जल एक उदासीन है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ना तो ये अम्लीय है और नहीं ये क्षारीय है। अमलगम होता है, अमलगम क्या है भी पहले ये समझो। तो अमलगम जो ये पारा है, मरकरी, और पारे के साथ किसी धातु को मिलाया जाता है, जैसे कि चांदी को, पारा को और चांदी को आप मिला दीजिए, पारा और चांदी मिलता है तब बनता है क्या है, मिश्र धातु। ठीक, मिश्र धातु, और ये बहुत कठोर होता है बच्चों, ये बहुत कठोर होता है, और तो और ये मजबूत भी होता है, ये मजबूत भी होता है। इसी कारण इसका उपयोग जब दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसकी भराई में किया जाता है, उसे भरा के बराबर किया जाता है ताकि आपको खाने वगैरह में परेशानी न हो। तो ये दांत वगैरह को ठीक करने में, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं दंत चिकित्सा, दंत चिकित्सा में प्रयोग होता है। दांत जब सड़ जाते हैं, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, और कोई खाने का टुकड़ा या अनाज का टुकड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको सही करने के लिए अमलगम उसमें भरा जाता है, जो दांतों के अंदर खाली जगह में जाके जम जाता है, और जब वो जम जाता है बहुत वहाँ कठोर और ठोस हो जाता है, जिससे आपके दांत सही तो नहीं हो पाते, मतलब खाने वगैरह में परेशानी नहीं होती। तो अमलगम है क्या, पता चल गया आपको, मिश्र धातु है। ठीक, पारे के साथ तांबे को मिला के ही बनाया जाता है, पारे के साथ चांदी को मिला के ही बनाया जाता है। तो सब राजी खुशी है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। तो एल्कीन तो होता है एथिलीन, है ना, एथिलीन एल्कीन समूह का होता है ये। अब अगर आपको ये भी नहीं पता तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का फॉर्मूला वगैरह याद करके और इन सब का नामकरण आपको समझना है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं जल्दी ही यानी 1-2 दिनों में ही आपको IUPAC नामकरण समझाने वाला हूँ। तो IUPAC नामकरण जब समझ में आएगा उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, प्रक्रियात्मक समूह और हाइड्रोकार्बन वगैरह सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ उपभाग 3 की, उपभाग 3 जिसमें आएगा क्या, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कि पहला प्रश्न क्या है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। उपयुक्त सभी में इसका आंसर होगा, क्योंकि पैरामीशियम में भी द्विखंडन अप्लाई होता है, अमीमा में भी, युगलिना में भी, सब में द्विखंडन विधि द्वारा ही जनन होता है। तो उपयुक्त सभी इसका जवाब है। अलिंद व निलय कहाँ होते हैं, हृदय में। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं, हृदय के। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन तो है पादप में ही, जिबरेलिन भी है, साइटोकाइनिन, इंसुलिन, देखो इंसुलिन, ये हमारे अंदर अग्नाशय में पाया जाने वाला एक जरूरी हार्मोन है, जो रक्त में पहुंचकर और हमारे ग्लूकोज को संतुलित रखता है, शर्करा को संतुलित रखता है। तो ये तो हमारे अग्नाशय में पाया जाता है हार्मोन, ये जरूरी हार्मोन है हमारे लिए, पादपों के लिए नहीं है ये। तो ये इंसुलिन है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था, तो यही ऐसा है जो पादप के लिए नहीं है। पुष्प के जनन अंग होते हैं, तो पुष्प के जनन अंग पुंकेसर एवं स्वीकेसर, यही बिल्कुल सही जवाब है हमारा। ये पुंकेसर और स्वीकेसर जो हैं वो पुष्प के जनन अंग हैं। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस यूनिवर्सिटी में किया था भाई, तो इनके यूनिवर्सिटी का नाम था वियना, वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने किया था अध्ययन अपना। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये तो एक जीके का भी क्वेश्चन हो गया आपको याद रखने के लिए। मेंडल के अनुसार निम्न
युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? तना लंबा व झुर्रीदार बीज? नहीं, बीज गोल होना चाहिए। तना तो लंबा ठीक है, देखिए सब में है तना लंबा गोल बीज होने चाहिए, यही प्रभावी लक्षण है भाई। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जा रहा है हमारा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर यानी ट्रैफिक लेवल बनाते हैं। प्रथम पोषी तो उत्पादक है ना, उत्पादन शुरुआत तो यहाँ से होगी, उत्पादक इसका सही आंसर है। अब हम लोग आएंगे फिजिक्स को करेंगे। फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जैसे आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। हमारे वातावरण में यानी वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें चलती हैं, अलग अलग परतें हैं, बहती हैं। तो प्रकाश आके बार बार मुड़ता जाता है, फिर हमारे नेत्र पे आता है। फिर बीच की हवा अगर अपनी स्थिति बदल लेती है तो हमारे नेत्र पे नहीं आता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो तारा बुझ गया जब प्रकाश हमारे नेत्र में नहीं आता है तो। और जब प्रकाश हमारे नेत्र में आता है तो ऐसा लगता है कि वो तारा जल रहा है, तो वो दिखने लगता है। तो तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है पृथ्वी का वायुमंडल और प्रकाश का अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पृथ्वी का वातावरण अलग अलग परतों से बना है। पृथ्वी के वायुमंडल की हवा हर जगह समान नहीं होती है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है और मैं बता भी रहा हूँ। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये जो बाहरी वातावरण है ये अलग अलग वायु है, इसमें सब एक जैसे नहीं है। तो कहीं सघन माध्यम बनता है और कहीं विरल माध्यम बनता है, प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। तापमान, दाब और घनत्व ऊपर से नीचे तक बदलते रहते हैं। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर जाती है, ठंडी हवा भारी होती है और वो नीचे की तरफ आती है। तारों का प्रकाश कई बार मुड़ता है, यानी तारे कह लो या फिर चंद्रमा लगातार इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक हैं तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो तारों का प्रकाश कई बार मुड़ता है। तारों से आने वाला प्रकाश जब इन अलग अलग घनत्व वाली परतों से गुजरता है, यानी वायुमंडल में अलग अलग सतहों से जब गुजरता है वायु की सतहों से, तो वह बार बार थोड़ा थोड़ा मुड़ता है। जैसे प्रकाश यहाँ से आया, फिर यहाँ अपवर्तित हुआ, फिर यहाँ भी अपवर्तित हुआ, फिर यहाँ भी अपवर्तित हुआ, फिर यहाँ भी अपवर्तित हुआ। तो इस तरीके से प्रकाश जगह जगह क्या होता है, मुड़ता जाता है। और जरूरी नहीं है कि एकदम से ये ऐसे बैंड ही हो सके, वो तो सघन और विरल पे डिपेंड करता है। ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे मुड़ा, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। ऐसे प्रकाश मुड़ते हुए चलता है क्योंकि वातावरण में वायु की अलग अलग परतें हैं। तो आपको पता है प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है बच्चों, विचलित हो जाता है। देखिए अभी ये इधर जा रहे थे, इधर जाना था इनको, अभी ये नीचे आ गए, तो इसी कारण ये बार बार मुड़ रहा है। यह बार बार थोड़ा थोड़ा मुड़ता है। इससे प्रकाश का रास्ता सीधा नहीं रहता बल्कि जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इससे प्रकाश की तीव्रता बदलती रहती है। कभी ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है, तारा चमकदार दिखाई देता है। कभी कम प्रकाश पहुंचता है, तारा हल्का दिखाई देता है। इसी बदलाव को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि प्रकाश के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण आसमान में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ओके, अब यहाँ बात हो रही है प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। अगर ऊपर ये थोड़ा कट गया है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या है प्रश्न, अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के नियम लिखिए। तो पहले मैं प्रकाश के अपवर्तन को समझा दूं, उसके बाद आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझ पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया एक पृथककारी सतह है और इस सतह के नीचे ऐसे करके जल है। ठीक, क्या है नीचे, क्या है नीचे, तो नीचे है बच्चों जल और ऊपर क्या है, ऊपर है वायु। ठीक, इसे बोलते हैं प्रथम माध्यम और इसे हम लोग बोलेंगे द्वितीय माध्यम। कब बोलेंगे? जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी तब। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी, जल में जाएंगी तो वो उसी रास्ते पर नहीं चलेंगी, अब वो थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाएंगी। अगर ये उसी रास्ते पर जाती तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाती, ये देखिए
अगर ये इसी रास्ते पे जाती तो ऐसे जाती है, रेड कलर वाला, लेकिन वो नीचे झुक गई है। ठीक, अब मैं आपको एक यहाँ पर अभिलंब भी बना दूँ, यहाँ पर एक ऐसे करके अभिलंब बनता है बच्चों, है ना, अभिलंब। तो इसे हम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये जो बीचों बीच मैंने लाइन खींचा है, ये इस पृथककारी तल पे, ये है क्या है? पृथककारी तल है। ये पृथककारी तल मतलब, पृथककारी तल मतलब इसी जगह से, इसी तल से दोनों माध्यम अलग हुए। नीचे पानी शुरू हो गया और ऊपर वायु शुरू हो गया, तो ये वो सतह है। यहाँ इस पृथककारी तल पे 90 अंश का कोण बनाते हुए क्या बनता है? एक अभिलंब। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ओके, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? जो प्रकाश की किरण आ रही है, उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। और ये जो दूसरे माध्यम में गई है, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित, क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तित किरण। ओके, अपवर्तित किरण। यहाँ नियम के लिए सबसे जो ज़्यादा है जरूरी समझना, वो है ये कोण बीच वाला। ये कोण होता है I, और ये नीचे वाला कोण जो प्रकाश के झुक जाने से थोड़ा छोटा हो गया है, ये वाला कोण होता है R। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इधर R लिख रहा हूँ, आप उसको उसे समझना होगा। क्या लिख रहा हूँ मैं? इधर R लिख रहा हूँ। यहाँ पर कोण का नाम है R, ठीक, और यहाँ पर कोण का क्या नाम है? I। I बराबर R हो, मतलब I बराबर R नहीं होता। I जो है वो आपका होता है, I का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण। और जो R है उसका नाम होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब आ जाए हम लोग नियम पे। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहा था। प्रकाश के अपवर्तन के लिए भी आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और मैं लिंक दे दूंगा उस क्लास की जिसमें प्रकाश के अपवर्तन वगैरह को समझाया गया है। मैंने ये पूरा चैप्टर प्रकाश वाला पढ़ाया है। लाइव क्लास चल रही थी उस टाइम, लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप प्रकाश का अपवर्तन समझ लेना। हमें तो इस प्रश्न में प्रकाश के अपवर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने हैं। 2 नियम होते हैं, आप एक बार समझ लें थोड़ा। ये देखिए यहाँ हेडिंग भी आपको दिख रहा होगा। प्रथम नियम, आपतित किरण किसका नाम है? देख लीजिए, जो किरण आ रही है तो आपतित किरण। अपवर्तित किरण किसका नाम है? यहाँ आप चेक करिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो दूसरी तरफ गई है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं, तो ये क्या है? अभिलंब। सीधा ये जो दिख रहा है आपको, ये है अभिलंब। तो 3 नाम याद कर लो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। 3 ही एक ही तल में स्थित होने का मतलब जैसे ये 4 उंगलियां एक ही तल में स्थित है, लेकिन अंगूठा आगे पीछे जा रहा है, दूसरे तल में जा रहा है, वैसे एक ही तल में स्थित होती है। यानी जब प्रकाश की एक किरण है, दूसरी किरण इधर है, तीसरी किरण इधर है, तो जब इसको समेटा जाएगा ऐसे, इस प्रकाश की किरण को ऐसे समेटा जाएगा, तो अभिलंब बीच में है तो वो बीच में दब जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 उंगलियों में से बीच वाली अगर उंगली देखी जाए तो ये बीच में दब रही है, ये है तो ये भी दब रही है। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे क्रॉस हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ऐसे तो है नहीं। जबकि अंगूठा दूसरे तल में निकल जाएगा। तो एक ही तल में स्थित होने का मतलब है कि अगर इस किरण को ऐसे उठा के इधर लाया जाए तो वो अभिलंब से टकरा जाएगी, अभिलंब बीच में दब जाएगा। समझ गए आप? नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, उसको मैं जरूर बताऊंगा। तो याद रखेंगे 3 नाम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल ऐसे भी लिखते हैं स्नेल को, ठीक है ना। स्नेल का नियम कहते हैं। क्या है ये नियम? तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपको बताया है अपवर्तन कोण होता है, तो अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, साइन आर सदैव नियत रहता है।
देखिए का अनुपात सदैव नियत रहता है, तो यहाँ हो जाएगा n। n क्या है यहाँ? n है एक नियतांक। नियतांक, इसी नियतांक को हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक बोलने लगते हैं। इसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलने लगते हैं। सॉरी, तो क्या है भाई अपवर्तन के नियम? दूसरा नियम आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत रहता है, यानी बटे में करने पर ये बराबर हमेशा n आएगा, जो नियत रहेगा। नियतांक बोलते हैं इसको, इसी को आगे चल के हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। तो ये अपवर्तन के दो नियम हैं। आगे अगर हम लोग बात करने लग जाएं दूसरे के पहले का, तो आँख की समंजन क्षमता का क्या मतलब है? मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी मैं चाहूँ तो अभी इस हाथ की लकीरों को भी देख रहा हूँ। कितनी लकीरें हैं वैसे? कुछ लकीरें अच्छी भी हैं और कुछ लकीरें परेशान भी करती हैं। लकीरों की खैर बात हो नहीं रही, तो टॉपिक पर आते हैं ना। हाँ, कुछ लकीरें नहीं हैं इसमें मेरे हाथ में, लग रहा है उन्हें ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा इधर ब्लेड से काट वाट के, कि कुछ काम जीवन में हो ही जाए जो मैं चाहता हूँ और पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ भाई, लोगों का भी और गॉड का भी, कि मज़े से चल रहा। खैर टॉपिक पर आते हैं। समंजन क्षमता की बात चल रही है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस हाथ की लकीरों को तुरंत देख रहा हूँ, चाहूँ तो बहुत दूर क्लास के उस दीवार पर क्या लिखा हुआ है वो ही पढ़ पा रहा हूँ। तो तुरंत ही पास की चीज़ें भी दिखाई दे और तुरंत ही दूर की चीज़ें भी दिखाई दे। ऐसा तब संभव है जब हम अपने नेत्र के समंजन क्षमता को, मतलब नेत्र के फोकस दूरी को परिवर्तित करते रहते हैं। तो याद रखें, नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता होती है, और इस समंजन क्षमता के कारण हम तुरंत नज़दीक की और दूर की दोनों जगहों की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आँख की समंजन क्षमता वह क्षमता है जिसके द्वारा आँख का लेंस अपनी फोकस दूरी बदलकर विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है तो उसका भी प्रतिबिंब रेटिना पे, और नज़दीक से प्रकाश आ रहा है उसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर, फिर वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो आँख के भीतर क्रिस्टलीय लेंस, सिलियरी मांसपेशियाँ प्लस लेंस होता है। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं लेंस पतला कम वक्रता वाला हो जाता है। अब समझें इस बात को कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, जब हम दूर की स्थित वस्तु को देखते हैं, यहाँ लेंस है ठीक, और वस्तु बहुत दूर है, तो ये जो लेंस है ये लेंस पतला हो जाता है, देखिए, और कम वक्रता वाला हो जाता है। जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। जैसे ये लेंस है, लेकिन लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तो हमारा लेंस मोटा हो जाता है, और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारा लेंस पतला हो जाता है। तो लेंस ये जो पतला और मोटा होकर अपनी फोकस दूरी बदल रहा है, उसी की क्षमता हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस के इस आकार परिवर्तन के कारण प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता रहता है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ गया ना आपके मज़ेदार वाले क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएंगे ना फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स देख के तो भाई जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा होता है, जो पहले से ही सोच रहे हैं 11th-12th में हम तो मैथ्स नहीं लेंगे बायोलॉजी लेंगे, वो लड़के या लड़कियां बेहोश होने लगते हैं कि भाई ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल पता नहीं क्या, फॉर्मूला लगाओ फिर उसको सिंप्लीफिकेशन उसका करो। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए फिर बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, देखते हैं कौन कौन से हैं। 50 से मैं जो बता रहा हूँ ना बच्चों, ये मॉडल पेपर ही है, मैं उसी का क्वेश्चन टाइप करवाया हूँ। मैं अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ। जो आपके दिख रहा है इसमें थंबनेल में कि मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वही है, ये मॉडल पेपर ही है। आप लोग मिला सकते हो, मैं इसका कोड जो थंबनेल पे डाला हूँ वही कोड है। तो आप किसी भी
बुक से टैली करेंगे इस कोड को तो सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्या कहानी है इस प्रश्न में देखते हैं। कह रहे हैं कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्या है फोकस दूरी f, इतना आसान क्वेश्चन आएगा ये तो नहीं पता था मुझे। उत्तल लेंस है तो यहाँ हो गया 50 सेमी। अब हमें पता है कि जब आप क्षमता निकालेंगे, जब आप क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे P, तो वहाँ लिखेंगे 1/f, मीटर में होना चाहिए ये, तो क्यों नहीं हम इसे पहले ही मीटर में बदल लें। तो मीटर में बदलने के लिए तो इसको भाग करना पड़ता है 100 से, तो ये 100 से कैंसिल होगा तो होगा 1/2 मीटर। f का मान कितना आ गया, 1/2 मीटर। फिर यहाँ जब हम लेंस की क्षमता पढ़ेंगे यानी फॉर्मूला लिखने के बाद जब इसमें वैल्यू रखेंगे 1/f, तो f की जगह लिखेंगे 1/2 और ये 2 चला जाएगा अंश में, तो p की वैल्यू हो जाएगा 2 और क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता p का मात्रक डायोप्टर। या तो आप डायोप्टर लिखो या तो 2D लिखो। उत्तल लेंस के लिए ये प्लस आता है और अवतल के लिए ये माइनस आता है। तो लेंस की क्षमता का कहानी हो गया ख़त्म। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। बस आप p बराबर 1/f अप्लाई करो, क्वेश्चन एकदम गाजर के गर्मा गर्म हलवे की तरह आपके पास पहुंच जाएगा। तो 1/2 मीटर में, तब सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में बदल लेना, 100 से भाग करके 1/2 कर लेना। मैंने जानबूझ के पॉइंट में नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता था कि बट्टे में जब लिखूंगा तो ये 2 को फिर ऊपर ले जाना ही है, तो इसलिए मैंने पॉइंट में नहीं चेंज किया था। गाजर के हलवे की खुशबू भी आने लगी, बात करते ही क्या करें, आगे क्या करें। ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट रूप से समझाइए। देखो ओम का नियम जो है वो V बराबर IR, इसका फॉर्मूला फाइनली मिलता है ना। तो पहले तो याद रख लो, क्या याद रख लो कि V = IR। अब एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी कहानी। कहानी ये है कि जब हम किसी बल्ब में, मान लो यहाँ पर एक ऐसे बल्ब है, ठीक, और यहाँ पर जब हम ये 2 वोल्ट का बैटरी प्रवाहित करते हैं, मतलब 2 वोल्ट के बैटरी को जोड़ते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, धारा का मान I जाता है, ठीक, और ये बल्ब जलने लगता है। फिर एक दूसरा केस आता है जिसमें हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ लेते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी को इसमें मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसमें भी धारा जाती है I2 मान लो, यहाँ I1 मान लो, तो इसमें बल्ब तेज जलता है, बल्ब तेज जलता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, प्रायोगिक रूप से जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि अगर ये विभव आपने कम अप्लाई किया है तो धारा इधर कम जाती है, और धारा का मान जब कम जाता है तो बल्ब थोड़ा धीरे जलता है। जब आपने इधर विभव का मान ज़्यादा यानी मजबूत बैटरी जोड़ा, तो इधर जब आपने विभव का मान ज़्यादा जोड़ा तो इधर धारा कैसी गई, धारा भी ज़्यादा गई, और जब धारा ज़्यादा गई तभी तो बल्ब तेज जला। यानी आप कहना चाहते हो कि जो भी है वही I है, यानी अगर भी कम है तो I कम है, और भी का मान अगर ज़्यादा है तो I का मान ज़्यादा है। यानी ओम ने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, या चालक की लंबाई हो गई, आयतन हो गया, इस टाइप की को अपरिवर्तित रखा जाए, भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए, तब चालक में प्रवाहित धारा, ये जो धारा जा रही है ये निर्भर करती है विभव पर, यानी विभव के अनुक्रमानुपाती होती है।
तब चालक में प्रवाहित धारा I सिरों पर स्थापित विभवांतर को क्या बोलेंगे, भी के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये जो मिला हमें, ये मिला भी प्रोपोर्शनल आई। ध्यान रखना, एक बच्चा एग्जाम में लिखकर आया था भी आई प्रोपोर्शनल भी, यहाँ गलत हो गया था, भी प्रोपोर्शनल आई होगा, क्योंकि पहले आप सेल जोड़ेंगे उसके बाद धारा जाएगी। पहले ही धारा जाने लगी बाद में बैटरी लगाओगे क्या इसमें? नहीं, पहले बैटरी लगाओगे फिर धारा जाएगी। तो भी प्रोपोर्शनल आई, और यही जो आई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ एक नियतांक आता है आर आई, यानी यहाँ जो आर आता है, यहाँ आर एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध, चालक यानी तार, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो फाइनली मिला क्या, तो भी बराबर आर आई। ये ओम के नियम से एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए, तो यह स्पष्ट रूप से सूत्र सहित समझाया गया है। यानी ओम कहते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर ज़्यादा स्थापित करेंगे तो धारा ज़्यादा जाएगी, विभवांतर कम स्थापित करेंगे तो धारा कम जाएगी। यदि इस समय जब आप धारा को चेक कर रहे हो, जब आप विभवांतर स्थापित करके धारा प्रवाहित कर रहे हो, उस समय तार को गर्म भी नहीं करना है, यानी ताप नहीं बढ़ाना है, खींच के लंबा भी नहीं करना है, हथौड़े से पीटना भी नहीं है, तो उसकी ताप, दाब, लंबाई आदि को अपरिवर्तित रखा जाए, तब ये शर्त अप्लाई होगा, तब ये शर्त लागू होगा। समझ गए, भी प्रोपोर्शनल आई। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी भी प्रोपोर्शनल आई हो जाता है। यह है ओम का नियम। कोई परेशानी, कष्ट, तकलीफ आई हो तो आप मुझे बताना। ठीक, आगे बढ़े। विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या है? ओके, सूत्र सहित समझाइए। देखो यहाँ पर बात हो रही है श्रेणीक्रम संयोजन की, श्रेणीक्रम संयोजन की, और किसके? तो विद्युतीय प्रतिरोधकों की, प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन को बताना है। इस प्रकार के संयोजन में जो मैं बता रहा हूँ वो आप नोट्स में लिख सकते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा इसी प्रकार अन्य सभी प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाते हैं। यानी इसमें कहना है कि प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे, क्योंकि ये देखो ये है पहला सिरा, ये है दूसरा सिरा, ठीक, इसके लिए यानी R2 कह लो इसे, इसे R1 और इसे R3, ठीक। तो ये जो 1 और 2 दे रहा हूँ नाम, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा और इस प्रतिरोध का ये दूसरा, इसका यानी दूसरे वाले का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरे वाले का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ऐसे। तो मैं कह रहा हूँ कि श्रेणीक्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा अन्य सभी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। ये लाइन बन जाएगी आपकी। उसके बाद कहना माना R1 व R2 व R3 ओम के 3 प्रतिरोध चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े। क्या लिखना है? तो माना R1,
R2 व R3 ओम के तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार जुड़े हैं। ठीक, तो इनमें एक और काम करना है, हम लोगों को इन सब में लगा देना है ऐसे करके, ऐसे करके सेल भी लगाना है इसमें। सेल यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, और एक कुंजी भी लगाना है। ठीक, और जो सेल हमने इसमें लगाया हो उसका विभव भी रखना है, जो धारा जा रही है उस धारा का नाम I रखना है। ठीक, ऐसे इसमें धारा जा रही है। लेकिन ये सभी जो प्रतिरोधक हैं इनके विभवांतर अलग अलग हैं, ऐसे हमें बनाना पड़ेगा। जैसे इसका विभवांतर जो है वो V1 हो गया, इसका जो विभवांतर है वो V2 हो गया, और इसका विभवांतर तीसरे वाले का V3 हो जाएगा। समझ गए? तो R1, R2 व R3 उनके तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जुड़े हैं, जिनकी चेंज कर लेता हूं, जिनके सिरों का विभव क्रमशः R1, R2 व R3 है। अब इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई करा जाए, तो देखो ये आपने क्या जोड़ा है V, अब यही V आगे चल के V1, V2, V3 में बदल गया है, तो यहाँ पर यही अप्लाई होगा कि चूंकि V बराबर किस में हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और संयोग से अभी पिछले हेडिंग में हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, तो ओम के नियम में V बराबर क्या हुआ, IR हुआ, से क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या हो जाएगा, तो IR1 हो जाएगा। I नहीं बदलेगा क्योंकि वैद्युत धारा के लिए एक ही रास्ता ही है, इधर से ही आगे बढ़ते हुए हो जाएगी, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बच रहा। तो एक ही मार्ग है, तो धारा को मजबूरी में उसी रास्ते से तो चलना है, तो धारा I ही रहेगा सबके लिए। और V3 का मान क्या हो जाएगा, IR3, तो इसमें रख दिया जाए सबका मान, तो V की जगह क्या रख दें, IR, V1 की जगह I1R, V2 की जगह I2R, और यहाँ हो जाएगा I3R। फिर IR बराबर हो जाएगा R कॉमन। अब यहाँ से I1 प्लस, क्या लिख रहा हूँ मैं, इतनी जल्दी थकना मना है, अभी तो सेट करना है कंप्लीट। V1 का मान देखो ना, IR1, V1 का मान क्या हो गया, IR1, V2 IR2 प्लस IR3। अब इन सब में I कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, R1, R2 और R3। फिर यहाँ से देखो तो I और I हो गए कैंसिल, और मिल गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आ गया? और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये वाला। समझ गया? ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सूत्र सहित समझाया गया है। और श्रेणी क्रम संयोजन है क्या, तो प्रत्येक प्रतिरोध के अगले सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते चले जाते हैं, और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को स्रोत से तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को स्रोत से जोड़ देते हैं, और यहाँ हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक, डेरिवेशन हो गया इसका। अब हम लोग आगे भी क्वेश्चन कर लें, देखते रहें फटाफट क्या है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, एग्जाम का टाइम है। अब इसमें तो क्या ही मैं बातें करूं, सोच रहा हूं टॉपिक पे ही लगे रहें, लगातार क्वेश्चन करते रहें। फ्लेमिंग का ये देखो, ये कितना बढ़िया नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। आपको जो भी टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहे होंगे उन्होंने कहा भी होगा कि फ्लेमिंग का नियम, ओम का नियम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सबको जरूर पढ़ के जाना। आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में आते हैं। आपको पता है कि
6-7 सेट बनता है आपके पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें से किसी न किसी सेट में ये रूल्स तो आते रहते हैं। ओम का नियम हुआ, फ्लेमिंग का नियम हुआ, तो देखेंगे अभी हम लोग कि फ्लेमिंग का नियम है क्या। यदि हम अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर समकोण पर यानी 90 अंश पर फैलाएं, जैसा डायग्राम में दिख रहा है ऐसे फैलाया गया है। तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली कहलाता है ये पहली उंगली, याद रखिए ये अंगूठा, फिर ये तर्जनी, ये मध्यमा कहलाती है बीच वाली, ठीक, ये सेकेंड लास्ट जो है ये अनामिका कहलाती है और ये कनिष्क कहलाती है, ठीक। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, फिर कनिष्क। तो हमें 3 उंगलियों से मतलब है, अंगूठे से मतलब है, इस अंगूठे से, इस तर्जनी से और इस मध्यमा से। तो जो ये तर्जनी उंगली है ये वाली, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाए। ये हम जिधर क्षेत्र निकालना होगा उधर रखेंगे, ठीक। मध्यमा जो है वो धारा की दिशा में रहे, जो बीच वाली रहे वो जिधर धारा जा रही है उस दिशा में रखी जाए। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है कि चालक तार पर किस दिशा में बल लगेगा। यानी ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हैं, इसमें हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम एक चालक तार रख देंगे, जैसे ये एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया यहाँ पर, ओके, एक चुंबकीय क्षेत्र ये मैंने बना दिया इधर ऐसे करके, और इसमें एक हम लोग क्या रख देंगे, चालक तार रख देंगे ऐसे। तो ये जो सॉरी बच्चों, सॉरी, ये जो हम लोग चालक तार इसमें रख देंगे, इस चालक तार पर कैसे बल लगेगा, तो इसके लिए क्षेत्र की दिशा में हमें इसे रखना है और बल की दिशा अंगूठा से प्रदर्शित होगा, धारा की दिशा बीच वाली उंगली निर्धारित करेगी। तो मान लो कि धारा नीचे जा रही है, सपोज धारा किधर जा रही है इसमें, तो धारा नीचे की तरफ जा रही है, ठीक। तो ये ऐसे रखेंगे, क्षेत्र की दिशा में बी, और ये देखिए ये नीचे क्यों है, ये उंगली मध्यमा नीचे क्यों है, क्योंकि धारा नीचे जा रही है तो मैंने वैसे नीचे रखा है। और फिर ये बी, ये वाली तर्जनी उंगली किधर है, बी की ओर, तो अंगूठा किधर है, इधर आप लोगों की तरफ, इधर आप लोगों की तरफ, यानी चालक तार पर इधर बाहर की तरफ बल लगेगा। आप क्या बताओगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है, चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। कैसे, तो इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि ये जो पहले तर्जनी की बात कर लेते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, यानी इस पहली वाली पर लिख लेना बी, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। मध्यमा धारा आई की दिशा में हो तो बीच वाली उंगली पर लिख लीजिए आई, तो धारा की दिशा हो जाएगी। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये यहाँ रूल्स लिखा हुआ है, डायग्राम लिखा हुआ है, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसको एक बार पढ़ लेना, आपने पहले से भी याद किया होगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है समझाइए। दाहिने हाथ का नियम बताना है। अब इससे क्या किया जाता है ये समझना। तो इससे निकाला जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यदि आप अपने दाएं हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार लपेटे कि, ये देखिए लपेटा है मैंने, मार्कर को तार समझ के ऐसे पकड़ लेना है। घर पे हो आप तो सच में तार को नहीं पकड़ लेना है, ये प्रयोग मत करना, नहीं तो फिर अगली बार मेरे जो हैं सब्सक्राइबर्स वो कम हो जाएंगे, क्योंकि निपट जाएंगे तो कम ही हो जाएंगे। तो चालक तार पे ये चालक तार समझ के इसे मैंने ऐसे पकड़ा है, अंगूठा ऊपर जा रहा है और लिपट रही है ऐसे उंगलियां, क्योंकि धारा ऊपर जा रही है तो अंगूठा ऊपर जाएगा। अंगूठा धारा की दिशा में हो तो ये अंगूठा धारा की दिशा में है, क्योंकि धारा ऊपर जा रही है, अंगूठा ऊपर जा रहा है। आपकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं, तो जो लिपटी हुई उंगलियां हो क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर देंगी। बहुत आसान है। यानी अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है, तो धारा की दिशा को, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जैसे यदि धारा ऊपर की ओर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। अगर धारा ऊपर की तरफ, यहीं देख लो आप, धारा ऊपर जा रही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना, और घड़ी कैसे चलती है,
घड़ी तो ऐसे चलती है ना इस दिशा में, 12 के बाद क्या बचता है 3, 6 के बाद क्या बचता है 9, ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर तो ऐसे लपेटी हुई है, तो ये उंगलियाँ पीछे से घूम के आ रही हैं, यानी ऐसे आ रही हैं, तो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है। अगर धारा किधर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र घड़ी के विपरीत दिशा में, और धारा नीचे जाएगा तो घड़ी की दिशा में होगा। ये ध्यान रखेंगे। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद करने के बाद खुद को चेक करने के लिए बिना देखे एक बार लिख के देखो कि आप कितना लिख पा रहे हो उस पर। ये नहीं कि एक बार आपने याद कर लिया आप सीधे एग्जाम में लिखोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तब आपको बेहतर समझ आएगा। देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, हो रही है, ठीक। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर R का मान दिया हुआ है 2 ओम। अब समय यानी प्रति सेकेंड, T बराबर 1 सेकेंड, और 100 जूल ऊष्मा, H बराबर 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क धारा। अब कोई एक प्रतिरोध है, ठीक, इसमें कितनी धारा दी जाए ये निकालनी है। इस प्रतिरोध का मान है 2 ओम, ठीक, समय दिया जा रहा है 1 सेकेंड, और जो उत्पन्न ऊष्मा है, जो ये गर्म होगा तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, उसकी बात हो रही है, तो उत्पन्न ऊष्मा इसमें 100 जूल है। 1 सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा ये उत्पन्न कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है सूत्र H बराबर I²RT, I²RT। तो I का फॉर्मूला होता है, सॉरी H बराबर ना, क्या लिख रहा हूँ मैं, H बराबर I²RT। तो H बराबर होता है I, तो I हमें पता नहीं है, R का मान 2 है और T का मान 1 है, और हीट यहाँ कितना है, H का मान 100 है, ठीक। अब यहाँ ये आके कैंसिल करेगा इसको, तो ये जो 2 है इसको कैंसिल करके क्या कर देगा 50, और राइट साइड में बचा है बस I²। अब यहाँ से एरो बना के लिख रहा हूँ I बराबर √50 एम्पियर। तो 50 को अगर तोड़ोगे भी तो 2 × 5 × 5, 5 का पेयर बन जाएगा, तो हो जाएगा 5√2। ए क्यों लिख रहा हूँ, एम्पियर के लिए, मात्रक के लिए। तो धारा का मान क्या आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा 5√2 एम्पियर। ये हमारा सॉल्यूशन है बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अभी देखिए एक और क्वेश्चन आगे क्या है, देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है फिर, 5√2 एम्पियर इसका माना जाएगा। फॉर्मूला इसमें क्या याद रखना है, ये H बराबर I²RT। अगले प्रश्न में कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो इसको ध्यान रखने के लिए आप एक पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखो, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि ये कह क्या रहे हैं, ये जो है वो कहना क्या चाहते हैं, इसको मैं समझा दूं। तो देखिए इसको बताता हूं मैं कि एक मैटर इधर क्या चल रहा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, तो यहां पर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक तार है, ठीक। तो ये जो धारावाही चालक तार है इस पर बल लग रहा है। कौन लगा रहा है बल, तो बल लगाएगा ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वही तो बल लगाएगा। इस चालक तार पर बल लग रहा है F। वो बल किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है। तो बल का पहले ही फॉर्मूला याद रखो, I B L sin थीटा। तो I वैद्युत धारा पर निर्भर करता है, B चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में रखा गया है, L चालक की लंबाई पर निर्भर करता है कि कितना लंबा चालक तार है, थीटा यानी इस क्षेत्र में कितने अंश के कोण पे रखा गया है इस पर भी निर्भर करता है। तो कितने टॉपिक निकल के आते हैं, 4। पहला क्या, वैद्युत धारा, यानी इसमें कितनी धारा जा रही है, चालक तार में कितनी धारा जा रही है इस पे।
बी दूसरा टॉपिक हुआ हमारा क्षेत्र, एल तीसरा टॉपिक हुआ कि चालक तार कितना लंबा है, और ये चौथा टॉपिक हो जाएगा साइन थीटा, यानी ये जो चालक तार रखा गया है वो किस कोण पर रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है और मुझे लग रहा है अगले पेज पर एक और मिल जाएगा, ये देखिए चौथा बीच के कोण पर, है ना। तो 4 पर ये निर्भर करता है और सबके अनुक्रमानुपाती है, आप देख लो कोई बटे में नहीं है, सबके अनुक्रमानुपाती है। तो कहना कि चालक में बहने वाली धारा आई पर निर्भर करता है क्या, तो जितनी अधिक धारा बहती है उतना ही अधिक बल लगता है, अर्थात बल F बराबर धारा, यानी F प्रोपोर्शनल I, समीकरण 1 बन जाता है। फिर कहना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना ये प्रबल क्षेत्र में रखा जाएगा उतना ज्यादा बल लगेगा। तो बल जो है वो किसके, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती हो रहा है, तो ये बन जा रहा है इक्वेशन सेकंड। बताया ही I हो गया, B हो गया। अब L की बात कर लीजिए, चालक की लंबाई, यानी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित चालक जितना अधिक भाग होगा, यानी चालक जितना अधिक लंबा होगा उतना ज़्यादा बल लगेगा। तो बल किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, L पर, ये बन जाएगा आपका समीकरण 3। फिर एक और है कि कोण पर, तो ये जो है कि बल इस मान के कोण पर भी निर्भर करता है, थीटा पर। किस पर, चालक तार किस कोण पर रखा गया है, यानी क्षेत्र B व चालक तार के बीच बनने वाले कोण के जाके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी साइन थीटा होता है। तो ये क्या होता है, इसमें हो जाता है कि बल जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के भी, समीकरण 4 बन जाता है। और इन्हीं चारों समीकरणों को मिलाओगे तो पहला I के अनुक्रमानुपाती, B के अनुक्रमानुपाती, L के, और चौथा साइन के, तो ये मिल जाता है F बराबर IBL साइन थीटा या BIL साइन थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो कभी आ जाए ऐसा कि चालक तार पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है, तो 4 बातों पर। किस पर, I पर, B पर, L पर और साइन थीटा। I क्या है, विद्युत धारा, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी लिखा हुआ है, I धारा है, L चालक की लंबाई है, B नहीं लिखा हुआ तो B क्या है, बाह्य क्षेत्र है जिसमें चालक तार रखा गया है, L क्या है, तो चालक तार की लंबाई है, साइन थीटा तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। इसका नोट्स आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ते रहना। ये कह रहे हैं कि सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ की एक व्यवस्था आरेख बनाइए। तो देखो, व्यवस्था आरेख में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि क्या क्या होता है। तो आप घरेलू परिपथ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है मेन लाइन की 2 तारें। तो एक तार लाल रंग की होती है और एक तार जो है वो हरे रंग की होती है ना। एक लाल हो गया और एक हरा हो गया। तो हरे रंग की एक तार आ गई। तो पहला टॉपिक क्या हो जाता है, पहला टॉपिक हो जाता है मेन लाइन की 2 तार, मेन लाइन की 2 तारें। अब ये तार सबसे पहले कहाँ आएगा, तो जो सिंपल सी बात है, ये तार सबसे पहले आएगा आपके विद्युत मीटर में, जहां विद्युत धारा का मापन होगा। सबसे पहला काम क्या, विद्युत धारा का मापन करना जरूरी है। तो दूसरा हेडिंग क्या आ जाएगा, विद्युत मीटर, विद्युत मीटर या इसी को कहते हैं वाट घंटा मीटर, तभी तो विद्युत धारा का मापन करेंगे। अब जब ये तारें निकलती हैं बाहर, है ना, इस मीटर से, तो जब ये तारें बाहर निकलेंगी तो जाएंगी सबसे पहले स्विच में, जहां पर दोनों पर एक एक स्विच लगा दो, या सबसे पहले फ्यूज में जाएंगे। किस में जाएंगे, तो विद्युत मीटर के बाद ये जाएंगे सबसे पहले फ्यूज लगा दे, क्या कि फ्यूज पिघल जाए, अंदर की चीज़ें बच जाए, ठीक है, फ्यूज लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये जाएंगे बच्चों फ्यूज में। अब ये जो मेन रेड कलर का है, इसको हम लोग कनेक्ट किस में करेंगे, फ्यूज में। तो याद रखें, यहाँ फ्यूज हो जाएगा। तो सी हेडिंग क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और एक जो है
एक जो है ये हरी वाली तार ये सीधा पहुंच जाएगा कहाँ, ये पहुंचेगा सीधा स्विच में, ठीक। और अभी अभी ये जो फ्यूज़ लगने के बाद जो दूसरा भी पहुंचेगा ये भी पहुंचेगा स्विच में। ये घरेलू परिपथ बता रहा हूँ मैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप जानते हैं तो स्पीड बढ़ा के देखिए क्लास को, लेकिन टारगेट है कि घरेलू परिपथ आपको याद हो जाए, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों ये आप लगा दो इधर स्विच, तो ये हो जाएगा मुख्य स्विच, है ना, ये मुख्य स्विच हो गया। तो डी नंबर में हो जाएगा मुख्य स्विच। घर के अंदर अगर कोई भी काम करना है ना तो पहले इन दोनों मुख्य स्विच को निकालेंगे, उसके बाद घर के अंदर काम करेंगे, ठीक। उसके बाद जो हो जाएगा वितरण बॉक्स। क्या हो जाएगा? वितरण बॉक्स, जिसमें से हम लोग हर घर के लिए, हर कमरे के लिए अलग अलग वायरिंग करेंगे और सबको स्विच लगाकर घरेलू परिपथ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वितरण बॉक्स हो जाएगा और सभी अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ इसे, मतलब सब पंखों के लिए अलग अलग स्विच, सभी घरों के लिए अलग अलग स्विच ऐसे लगाएंगे। यह है क्या? वितरण बॉक्स। वितरण बॉक्स है ये, ठीक। ये क्या है? मुख्य स्विच। और ये क्या है? विद्युत मीटर। विद्युत मीटर। ये क्या है? मेन लाइन की दो तारें। मेन लाइन की दो तारें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये जो रेड वाला जाएगा और फिर ये जो ग्रीन वाला जाएगा, इन सब से हम लोग वायरिंग कनेक्ट कर लेंगे। वितरण बॉक्स आप अच्छे तरीके से जानते होंगे आगे की कहानी कि क्या है। जैसे मैं एक बना दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर रेड वाला हो गया, फिर यहाँ पर ग्रीन वाला हो जाएगा, यहाँ से ग्रीन वाला हो जाएगा ऐसे, है ना। और आपको किसी भी कमरे में यूज करना है तो ग्रीन वाले से एक लेकर आएंगे, एक ग्रीन वाले से, और फिर एक किससे लाएंगे, सॉरी ये क्या है, तो एक लेके आएंगे हम लोग रेड वाले से, है ना। और फिर इस रेड वाले या ग्रीन में किसी एक में ऐसे लेकर और एक ऐसे बना रहा हूँ, मतलब क्या बना रहा हूँ मैं? स्विच बना रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से लेकर ऐसे आए और फिर हम लोग एक पंखा इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं। क्या करना है बच्चों? पंखे को कनेक्ट कर देना। इसी तरीके से अगर आपको बल्ब जोड़ना है तो आप एक यहाँ से लेकर आ जाओ, एक यहाँ से लेकर आ जाओ, फिर इधर एक स्विच लगाओ, स्विच लेने के बाद यहाँ से एक लेकर आओ। और अगर आपको बल्ब जोड़ना है तो बल्ब के लिए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ संकेत, इधर से लेकर आ जाओ, बल्ब जोड़ना है आपको, है ना, ऐसे आप बल्ब जोड़ लीजिए। ये घरेलू परिपथ आपका बन जाएगा। इसमें अगर ये हेडिंग देते हैं मुख्य स्विच के बाद घरेलू परिपथ या विभिन्न उपकरण प्रयुक्त, विभिन्न उपकरण, जिसमें हर कमरे के लिए अलग अलग स्विच रहेगा, हर इंस्ट्रूमेंट, हर विद्युत उपकरण के लिए, तो आप एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपको नॉलेज है इस हेडिंग के साथ, ठीक। आप और डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले सेक्शन को टच करेंगे और मज़ा आएगा आपको केमिस्ट्री पढ़ने में, इसको अच्छे से समझने में, है ना। इसका क्या नाम है, क्या संकेत है, कैसे रिएक्शंस आपको लिखनी है, ये अच्छे से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रहना चाहिए ये रासायनिक समीकरण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, ये एरो है तो एरो बना लेंगे। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल,
तो Ca कार्बोनेट CO3 और प्लस जल H2O। देख लेंगे संतुलित है कि नहीं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक, फिर ऑक्सीजन हो रहा है 4 और उस तरफ भी हो रहा है 4 कैल्शियम। बिल्कुल ये संतुलित समीकरण बन गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट और जल। एकदम सही लग रहा है मुझे। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट का, और जिंक आपको पता ही है Zn। तो यहाँ जिंक प्लस सिल्वर AgNO3 नाइट्रेट के लिए एरो है, तो कन्वर्टिंग इनटू जिंक नाइट्रेट, क्या बात है, Zn और Zn नाइट्रेट कह रहे हैं ना, तो हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस और प्लस सिल्वर का हो जाएगा इधर Ag, सिल्वर का हो जाएगा बच्चों Ag। फिर बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं। जिंक ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट भी ठीक है, फॉर्मूला जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस Ag NO3 गड़बड़ है कुछ, यहाँ देखो NO3 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ NO3 1 बार, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। जब यहाँ 2 लगाओगे तो अब Ag के सामने 2 हो जाएगा, तो Ag के आगे भी 2 लगा दीजिए, फिर ये संतुलित हो जाएगा। तो जिंक सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक हो गया और सिल्वर नाइट्रेट हो गया, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर दोनों बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया बनेगा। ये एरो थोड़ा ऊपर चला गया है क्या, तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है NH3 होता है। ओके, नाइट्रोजन पता है अकेले रहेगा नहीं, N2 रहेगा, हाइड्रोजन भी अकेले नहीं रहेगा, H2 रहेगा। अब बनाना है NH3, तो 3 है, यहाँ 2 है, 2 3 6, तो यहाँ 3 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए, तो हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन 3 2 6 और 3 2 6, नाइट्रोजन 2 टाइम्स, तो नाइट्रोजन 2 टाइम्स, तो ये भी बैलेंस हो गया। अमोनिया बन गया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से। वापस मैं देख पा रहा हूँ, सॉरी कि एरो ऊपर चला गया है, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो यहाँ बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा BaCl2, सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है Na2 सल्फेट SO4, Na2SO4 कन्वर्टिंग इनटू बेरियम सल्फेट, तो Ba, यहाँ देखना ये बेरियम जाएगा, इसको हटाएगा Na2 को, तो BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट हो गया। और यहाँ सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ आ गया है, सोडियम यहाँ, सोडियम क्लोराइड, तो प्लस सोडियम हो गया Na क्लोराइड Cl, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक, वापस चेक करते हैं, बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, सोडियम सल्फेट तो Na2SO4, ठीक, बेरियम सल्फेट भी ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी ठीक है। संतुलित है कि नहीं एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है हमें। तो फिर SO4 ठीक है, N यहाँ देखिए Na2 है, यहाँ Na एक ही बार है, यहाँ क्लोरीन भी देखिए Cl 2 बार है, यहाँ Cl एक ही बार है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2। इससे क्या हुआ कि जो सोडियम है वो भी 2 हो गए, तो Na2 है ही और Cl2 भी बैलेंस हो गया। तो अब Ba ठीक है और SO4 भी ठीक है। इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण बन जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर लीजिए एक बार, और मैं इस टॉपिक को पूरा डिटेल में, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो को लेके आपकी क्लास में आ जाऊँगा। और अगर आपको समझ आ रहा है तो बस इसकी प्रैक्टिस करते रहें। देखते हैं अगले पेज पर क्या है, मज़ेदार बातें। कह रहे हैं कि रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। ओके, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? समझिए, कॉपर की छड़ है और करना क्या है, इसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालना है। कॉपर देखिए Cu, कॉपर Cu, सिल्वर नाइट्रेट तो क्या है इधर AgNO3 के विलयन में डालने पर, तो कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हुआ है। अब ये कॉपर जो है वो जाएगा और Ag को हटाएगा। ठीक, यहाँ 2 लिखा हुआ है संतुलित करने के लिए, आगे आएगा तो यहाँ ये Ag जाएगा, सॉरी Cu और Ag को हटा देगा, क्योंकि कॉपर जो है वो अधिक क्रियाशील है Ag की तुलना में। ठीक, तो कॉपर की, सॉरी सिल्वर की जगह Cu ले लेगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका NO3,
ठीक, कॉपर नाइट्रेट बन गया और ये Ag जो है वो अलग हो गया, Ag क्या हुआ, अलग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब कॉपर की छड़ को डाला जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट में, तो कॉपर जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, सिल्वर को हटा दे रहा है। जब कॉपर यानी तांबा की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन नीला हो जाता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। ये देखिए, कॉपर गया है और Ag को विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, अभी बताया मैंने कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। जो यहाँ अभिक्रिया में देख रहे हो, Ag को हटा दिया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ठोस सिल्वर कॉपर की छड़ पर जमा हो जाता है। जो चांदी है, जो सिल्वर है, वो कॉपर के छड़ के ऊपर जमा हो जाता है, ठीक। तथा विलयन में कॉपर नाइट्रेट बनता है। विलयन में यहाँ क्या बना है, यहाँ चेक कर लो आप, कॉपर नाइट्रेट बना है, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बना है सॉरी। तो विलयन में कॉपर नाइट्रेट यहाँ बनता है। अब कॉपर नाइट्रेट विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिसका रंग नीला होता है। तो जो कॉपर नाइट्रेट बना वो कॉपर नाइट्रेट Cu2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिसका रंग नीला होता है, इसलिए विलयन का रंग नीला दिखाई देता है। तो जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालेंगे तो विलयन का रंग नीला दिखाई देने लगेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो Ag को सिल्वर को हटा देगा और कॉपर खुद Cu2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और इस आयन का रंग नीला होता है, इसलिए पूरा विलयन नीला दिखाई देगा। और यहाँ फॉन्ट्स भी आपका नीला ही है। तो चलिए अगले पेज पर बात करते हैं अगली कहानी की। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। और कितनी अजीब बात है, यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो किसका लिखा जाए। तो मॉडल पेपर मेरे पास होगा कहीं आसपास में ही, मैं तुरंत देख के और इस पर बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए। एकदम 2025 का ये सेट चल रहा है और हम लोग आ चुके हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, जिसमें IUPAC नाम बताना है बच्चों। वो है पहला टॉपिक हमारा, कह रहे हैं कि CH3COH और यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड O लिखा हुआ, ठीक। और फिर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था, छोड़ दिया गया है, जिन्होंने टाइप किया उनसे छूट गया होगा। तो ये दोनों मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है और यहाँ पर इनका नाम हमसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल मेरे पास जो है ये एकदम मॉडल पेपर है, कई सालों का पेपर है इसमें। इसी पेपर को मैं टाइप करवा देता हूँ और यहाँ आपको आंसर बता रहा हूँ। और हर बार हर साल ये काम होता है मेरे द्वारा और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बच्चे एग्ज़ाम में जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छा परसेंटेज भी लाते हैं। तो बात करते हैं कि इनका नाम क्या है। अब ये जो है ये है एथेनोइक अम्ल। आप पूछोगे कि सर आप कैसे नाम बता रहे हैं, इसको कैसे आप समझा के बताइए कि एथेनोइक अम्ल क्या है। आप घबराएं नहीं, 2 से 3 दिन बाद, हालांकि IUPAC नाम मैंने पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन क्लास में उसे नहीं देखा है, आपके पास तो नहीं पहुंच पाया, तो 2 से 3 दिन बाद मैं IUPAC नामकरण की क्लास लेने वाला हूं और उसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि ये नाम मैं कैसे रख रहा हूँ या क्या बताया जा रहा, ठीक। वो भी कम्प्लीटली 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। उस क्लास में आप देख लेना कि IUPAC नामकरण कैसे आ रहा है। जितनी समस्याएं रहेंगी आपके, वो सारी समस्याएं उस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगी। तो उस क्लास तक का वेट करें। और अदरवाइज यहाँ एक का तो मैं बता दूं कि एथेनोइक अम्ल कैसे आया, लेकिन फिर यहाँ स्ट्रक्चर बदल जाएगा थोड़ा सा और आप एग्जाम में उलझ जाओगे। इसलिए IUPAC क्लास का वेट करें। IUPAC जो क्लास में लूँगा उसमें नामकरण जो बताऊँगा उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये जो है बच्चों, ये है मेथेनल। ये क्या है, मेथेनल। अब ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, आप पूरी की पूरी IUPAC नामकरण सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। उस समय इसकी भी बात करूंगा कि मैंने डायरेक्ट मेथेनल कैसे लिखा या एथेनोइक अम्ल कैसे लिखा है मैंने। ये देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और कुछ बताना नहीं है, तो मैं यहाँ रासायनिक समीकरण फटाफट लिख दूंगा। सोडियम जल से क्रिया करता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें 4। क्या होता है जब, हर साल आने वाला क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोडियम जल से क्रिया करता है, सोडियम बोले तो Na। फॉन्ट्स बढ़ा लो, दुखी मत हो यार तुम लोग, जो बोलो कर लो।
Na सोडियम जब जल से क्रिया करता है यानी H2O कन्वर्टिंग इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, मुझे लग रहा है NaOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन ही तो मुक्त होगा H2, है ना। ओके, बैलेंस कर लूँ तो Na, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ है, H2 वहीं हो गया अकेले, तो यहाँ पर H2 है, तो 4 बार करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और इसको भी 2 लिखना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाए, और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, सोडियम 2। अब ये बैलेंस है, ठीक। हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोले हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO जल से क्रिया H2O कन्वर्टिंग इनटू CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ देखें आप, तो कैल्शियम बैलेंस हुआ, H2 तो H2 और O2, तो O गड़बड़ कर रहा है, O2 और यहाँ O अकेले है, यहाँ भी तो O है, बैलेंस हो गया ना, ऑक्सीजन एक बार यहाँ एक बार यहाँ है और यहाँ 2 बार हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया। ये लाल तप्त लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो लाल तप्त लोहे पर यानी आयरन पर जल की वाष्प यानी जल, तो इसका हो जाएगा लाल तप्त लोहा Fe प्लस जल की वाष्प, जल हो जल की वाष्प हो H2O ही होगा, कन्वर्टिंग इनटू होता है Fe3O4। तो Fe3 को बैलेंस करने के लिए इधर 3 O4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, H2 हो गया, लेकिन O गड़बड़ कर रहा है, देखिए O कितना 4 बार यहाँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4। जैसे ही 4 लिखोगे तो ऑक्सीजन तो मेंटेन हो जाएगा 4 बार, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 4 ताकि 4 दूनी 8 हो जाए। मेन बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही किया जाता है, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस मिल जाएंगे आपको, इसमें भी हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो एथेनॉल को गर्म करना है, इसका हो जाएगा भाई एथेनॉल को C2H5OH, एथेनॉल को H2SO4 के आधिक्य के साथ, तो कन्वर्टिंग इनटू, देखो यहाँ रहेगा H2SO4 की उपस्थिति और तापमान यहाँ लिखा जाता है 443 केल्विन पर गर्म करना है ना। 443 केल्विन तापमान नीचे रख दो और किसकी उपस्थिति में वो लिख दो। जब आप इसे गर्म करोगे तो C2H4 बनेगा, C2H4 और यहाँ से जल मुक्त हो जाएगा, जल निकल जाएगा H2O। एक H यहाँ से 5 बार था तो 4 ही बार लिखा, तो एक H यहाँ बच गया और एक यहाँ था तो H2 हो गया और O H2O मिल जाएगा, है ना। ये होता है, क्या होता है जब ये बहुत सॉलिड पेपर को हार्ड बना देता है, इसलिए एकदम सावधान रहें, इसको ज़रूर करें, प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम देने। और भी है क्या, तो इसमें इतने थे, ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण बहुत आसान टॉपिक है, आपके बुक में दिया हुआ है, और जब आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री उस समय सर ने बताया होगा भाई साबुनीकरण पढ़ लो, हाइड्रोजनीकरण पढ़ लो, विकृत गंधिता पढ़ लो। खैर यहाँ साबुनीकरण आप एक बार ध्यान से देखिए कि क्या है, ठीक। उसका फॉर्मूला वगैरह जो भी है ना वो आपके और डिटेल में वहाँ पे बुक में भी है और यहाँ भी है, नोट्स में आप इसे पढ़ लीजिए एक बार। कह रहे हैं कि यह वह रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि साबुन के बारे में नहीं, साबुनीकरण यानी प्रोसेस क्या है साबुन बनाने का, यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें वसा या तेल क्षार के साथ क्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। क्या करता है, वसा या तेल किससे अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब कौन से क्षार, तो वही सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यह एक जल अपघटन अभिक्रिया है। समीकरण के लिए दिया हुआ है कि कोई भी तेल या वसा लीजिए, उसको क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाइए, आपका साबुन बन जाएगा या ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक। ये साबुनीकरण की प्रोसेस है। दूसरा टॉपिक हमारा है हाइड्रोजनीकरण। तो देखिए यह वह अभिक्रिया है जिसमें असंतृप्त यौगिक जैसे वनस्पति तेल, असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन मिलाकर उसे संतृप्त यौगिक में बदला जाता है। यानी ये असंतृप्त यौगिक को
कन्वर्ट किया जाता है। किस में? तो हाइड्रोजन मिलाकर संतृप्त में, संतृप्त में क्या मिलाकर? हाइड्रोजन मिलाकर H2, हाइड्रोजन मिलाकर संतृप्त में बदला जाता है। यह अभिक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। जैसे वनस्पति तेल जो है ये असंतृप्त है, ठीक, और इसमें जब आप हाइड्रोजन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन जाता है। एरो गलती से ऊपर चला गया। वनस्पति तेल में जब आप हाइड्रोजन मिलाते, मतलब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो उसमें वनस्पति घी बनता है। तो ये जो है ये असंतृप्त है और ये जो है वो क्या है? संतृप्त है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें मिलाया गया। विकृत गंधिता आप लोग जानते होंगे, जैसे चिप्स में जो मतलब चिप्स के पैकेट में गैस, अक्रिय गैस भर दी जाती है जिससे पैकेट के अंदर रखा हुआ चिप्स खराब नहीं हो जाए। अगर वो खराब हो जा रहा है, उसे फफूंद जैसे लग जा रही है, तो वही विकृत गंधिता है। आप रोटी बना के रख दे रहे हैं 2-4 दिनों तक, अब धीरे धीरे उस सड़ की स्मेल आ रही है उसमें, तो वो विकृत गंधिता है। जब वसा या तेल वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसका स्वाद, गंध खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। रोकथाम व उपाय इसके क्या हैं? तो भोजन को वायुरोधी डब्बे में रखना, यानी हम लोग भोजन जो रखते हैं उसको ऐसे डब्बे में बंद करके रखें जिसमें वायु नहीं जाए, क्योंकि वायु की उपस्थिति में ही वो खराब होती है। वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसी से अभिक्रिया करता है और वो फिर स्वाद भी खराब हो जाता है और गंध भी आने लगती है। भोजन को वायुरोधी डब्बे में रखिए। एंटीऑक्सीडेंट मिलाइए, जो ऑक्सीजन को वहाँ पे खुद से अभिक्रिया करके समाप्त कर दे, भोजन के साथ अभिक्रिया नहीं रहे, या ठंडी जगह पे रख सकते हैं आप उसे। विकृत गंधिता के ये बचाने के उपाय हैं, ठीक। वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो भोजन के साथ अभिक्रिया करती है और उसके स्वाद खराब हो जाते हैं, उसमें से दुर्गंध भी आने लगती है, तो इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अब आपका शुरू हो रहा है क्या? बायोलॉजी का सेक्शन। और जैसे कि आपको पता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आपको बायोलॉजी के अच्छे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आहार श्रृंखला और आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह के उदाहरण सहित व्याख्या। तो ये आहार श्रृंखला है, ठीक। फिर जब एक स्टेप पूरा होता है तो आहार जाल आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ आहार जाल भी आपको देखने को मिलता है। इसमें जो भी है पढ़िए, आपको सब समझ आएगा। डायग्राम के साथ आपको बताया जा रहा है। इसमें देखिए ये भी जो है ओजोन के लिए, तो ये बताया जा रहा है ओजोन लाभदायक है या हानिकारक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन का ऊपरी वायुमंडल है ये प्रकाश के विकिरण को रोकता है। ये ऊपर की सतह ओजोन है की परत है, ये रोक लेती है, तो ये फायदा देती है। लेकिन अगर पृथ्वी के नज़दीक जो ओजोन है आ गया, वो नुकसान देता है, क्योंकि वो पॉल्यूशन को वहीं पे पैक कर देता है। फिर पॉल्यूशन नीचे ही रुक जाता है और हम उसमें सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से आपके सारे टॉपिक आपको समझाए गए हैं। जो भी हेडिंग है उसमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने पे आपको आइडिया लग जाएगा और उसका डायग्राम यहाँ बताया गया, ठीक। तो इस नोट्स को आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये देखिए मानव में पाचन क्रिया भी है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पाचन कैसे है, फिर यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन, कैसे पाचन का प्रोसेस होते हैं। तो मुख से शुरू होता है, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, फिर गुदा, यहाँ से होते हुए पाचन प्रोसेस पूरा हो जाता है, ठीक। इसमें किसका क्या क्या रोल है इस डायग्राम में भी आपको मिल जाएगा। फिर मुख में पाचन कैसे होता है, ग्रासनली में, अमाशय में, ये पूरा डिटेल आपको ऐसे इसका कार्य क्या है। फिर छोटी आंत यहाँ, फिर बड़ी आंत वगैरह करते हुए यहाँ बड़ी आंत दिख रहा है ना। स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ाया गया है। संक्षेप में अगर प्रक्रिया समझाया जाए तो यहाँ बताया गया है कि अंग क्या है और उधर क्या होता है। यानी मुख में स्टार्च का आंशिक पाचन, अमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन, छोटी आंत में पूर्ण पाचन प्लस अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल अवशोषण होता है, गुदा में मल निष्कासन होता है। तो यहाँ पे आप लोग इस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा इस PDF के लिए, और वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना है। तब तक आप अगली क्लास के लिए वेट करें। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक क्लास किया है तो नो डाउट पढ़ने के लिए बहुत सीरियस हैं। आप लोग थोड़ा इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए और क्लास को लाइक करना नहीं भूलें। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट लाके आपके सामने क्लास को लाते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।